जब जब वेव प्रोपोगेट होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है, चाहे वो लाइट की फॉर्म में है, चाहे वो साउंड की फॉर्म में है। लाइट में भी तुमने देखा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, सोलर सेल वगैरह की। तो इसका मतलब उसमें भी एक एनर्जी है जो फिर बाद में कन्वर्ट कर इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसी तरह से जैसे साउंड भी अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। तो किसी भी वेव के साथ एसोसिएटेड एनर्जी को हम एनर्जी डेंसिटी के टर्म में भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ मीडियम। किसी मीडियम के यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, बस वही एनर्जी डेंसिटी है। अब अगर सिर्फ मोशनल स्टेट है तो काइनेटिक एनर्जी, और अगर रिस्टोरेशन टेंडेंसी के अगेंस्ट वर्क डन जैसे स्प्रिंग में होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। दोनों ही काम हो रहे हैं तो दोनों टोटल एनर्जी में दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ अगर तुम्हारे पास एक वेव है ए साइन के माइनस ओमेगा टी किसी स्ट्रिंग के ऊपर ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेटेड है, तो इस स्ट्रिंग के पार्टिकल्स की मोशन किस तरफ होगी? सर वो ओमेगा टी माइनस के एक्स ही था। ओहो, उससे क्या कुछ फर्क पड़ना भाई? अगर तुम ऐसा लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। माइनस बाहर लेके, माइनस बाहर आने का मतलब क्या होगा कि पहले और ये फेज डिफरेंस पाई से रिलेट हो जाएगा। तो जो स्टार्टिंग वाला पार्टिकल है, एक केस में वो स्टार्ट ऊपर की तरफ कर देगा, दूसरे में नीचे की तरफ कर देगा, इतना तो फर्क आना, तो फर्क थोड़ा पड़ना। तो क्या पूछ रहा हूँ? इस तरफ हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स हैं इस स्ट्रिंग में, उनकी वेलोसिटी किस तरफ है? उनकी वेलोसिटी ऊपर नीचे है, ऐसे डिस्टर्बेंस आगे प्रोपोगेट हो रहा है। तो पार्टिकल्स वेलोसिटी को हमने लिखा था कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर चुके थे। अब इक्वल टू ए ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के। अब तुम बहुत ध्यान से समझो, मतलब यहाँ एक स्ट्रिंग, बहुत लंबी स्ट्रिंग है, उसमें एक वेव प्रोपेगेटेड है ट्रांसवर्स। तो क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं जिनकी वेलोसिटी सेम हो? ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, जैसे ये पार्टिकल है, ये सब रेस्ट पे है, इनकी वेलोसिटी कितनी? 0। चूंकि अगर तुमने SHM में नोट करा हो, इसमें भी हमने करा था कि भाई जो वेलोसिटी है वो ये होती है, ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता है। y लिख सकते हो उसको चाहो तो, क्योंकि पार्टिकल y से निकल जाएगा। तो अगर तुम एक वेव को देखो यहाँ पर और इसकी मीन पोजीशन ऐसे बना लो, तो ये जितनी दूर है मीन पोजीशन से, मतलब इसको इस जोन में वाइब्रेट होना है, तो ये सारे पार्टिकल इस जोन में वाइब्रेट होंगे। वैसे अभी देखो जरा, ये भी तो मीन पोजीशन से यहीं पे ही है, ये भी मीन पोजीशन से यहीं पे ही है, ये भी यहीं पे ही है, ये भी यहीं पे ही है, ये भी यहीं पे ही है। फिर ये भी इतनी दूर है, ये भी इतनी दूर है, ये भी इतनी दूर है, ये भी इतनी दूर है। तो जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से सेम डिस्प्लेसमेंट पे है, सारे पार्टिकल्स का एक तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड सेम होगा, मान लो एम्पलीट्यूड है 10, तो सारे पार्टिकल मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 10 तक। अब 10 के बीच में कभी तो एक पार्टिकल 2 पे होगा, कभी वो 3 पे होगा, कभी 4 पे, पर जिस टाइम एक पार्टिकल अपना डिस्प्लेसमेंट 3 यूनिट शो कर रहा है, तो किसी का +3 होगा, किसी का -3 होगा, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो वेलोसिटी में चूंकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का काम नहीं, स्पीड का काम है।
तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनकी स्पीड सेम होगी नहीं होगी। एग्री करते हो इस बात से? यस सर। तो इफ mass of all those particles having same speed equal to dm, अगर हम ऐसे पार्टिकल्स को जिनकी स्पीड सेम है उनको हम एक जगह इकट्ठा कर दें एक बल्क की तरह, मतलब ऐसा समझो कि एक ग्रुप में 100 आदमी है, उनमें से 6 आदमी एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो उनके साथ जो एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 v1 हाफ m1 v स्क्वायर हाफ m2 v स्क्वायर हाफ m3 v स्क्वायर ऐसा कर लो, चाहे सबको इकट्ठा करके एक मास बना लो, हाफ m v स्क्वायर लिख दो, एनर्जी तो वही आएगी ना सेम। तो अगर हम ऐसे सारे पार्टिकल्स को जो एक स्पीड प्रोसेस कर रहे हैं उन सबको कलेक्टिवली एक साथ मान लें एज अ बल्क और कह दें कि भाई सबकी जो कॉमन स्पीड है उनका मास dm, तो उस पूरे ग्रुप की जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ dm v स्क्वायर कितनी होगी? v स्क्वायर ये हाँ अब सोचने लगो कि साउंड में कोई वेव प्रोपगेट हो रही है, अब उसके पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं, अब उसमें से वो पार्टिकल ढूंढो जो सेम स्पीड से चल रहे, फिर उनका मास जोड़ो, बहुत हेक्टिक काम है। तो इफ those particles having mass dm plus a volume d, सर ये सारे मासेस का सम है क्या डीएम? उन पार्टिकल्स का हमने एक ग्रुप बनाया जो सेम स्पीड से चल रहे थे, तो उसे डीएम ले लिया। उसको हमने डीएम मतलब एक सिंगुलर का डीएम नहीं है, सबका मिलाकर डीएम। जो सेम स्पीड से चल रहे थे उनका कलेक्टिव मास डीएम। बहुत सारे पार्टिकल थे ना जो सेम स्पीड प्रोसेस कर सकते थे, अब उसमें कहाँ होंगे वो x1 x2 x3 अलग अलग लोकेशन पे हो सकते हैं। एक ये वाला उस टाइम पर, जैसे मान लो देखो एक तो ये है, एक ये है, तो इसके लिए x1 अलग है, इसके लिए x2 अलग है, मतलब पार्टिकल तो अलग अलग होंगे ना, पर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट सेम होने की वजह से सबकी स्पीड सेम है। तो हमने ऐसे ऐसे चूज कर ली जिनकी स्पीड सेम है, उनको कहते तुम एक साथ आ जाओ, उनको एक साथ रख के कहते तुम सारे एक साथ चलो, तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी हमने ये लिखी। फिर देखा एक पूरा बल्क इकट्ठा हो रखा, तो स्पेस भी तो ऑक्यूपाई कर लेंगे, कह दिया उन्होंने वॉल्यूम डी भी ऑक्यूपाई करा। पढ़ना काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ dm अपॉन dv a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी मतलब वेव प्रोपेगेशन में काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हाफ ये क्या रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। अब ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, जिस मीडियम में से वेव प्रोपेगेट हो रही है उसकी डेंसिटी तुम्हें 100% पता होगी। मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं, मतलब मोशनल स्टेट में होते हैं,
तो मोशनल स्टेट की वजह से वो अपने साथ यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी कैरी कर रही है, वेव कितनी कैरी कर रही है। अब तुम ना थोड़ा ध्यान से सुनो, स्ट्रिंग का एग्जांपल लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, साउंड वेव में कैसे होता है इसको। तो तुम ये देखो कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक? इस स्ट्रिंग को तुम यहां से थोड़ा ऊपर खींच दो, स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराने के लिए कुछ तो करोगे। तो ऐसी होगी, क्या कर रहे हैं, ब्राइटनेस। डायरेक्टर साहब ब्राइटनेस चाहिए। तो इस स्ट्रिंग से, अगर इस स्ट्रिंग को तुम देख रहे हो तो लेंथ यहाँ पहले से ज्यादा है, लेंथ बढ़ गई ना। तो अब तुम देखो कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो इसको वापस इसकी रिस्टोर करने की पोजीशन में है, रिस्टोरेशन टेंडेंसी तो है। तो तुम अगर इसको ऐसे पुल करके इसकी लेंथ बढ़ा रहे हो तो जो स्ट्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी है, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, तुम्हें उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो वो वर्क कहाँ गया, स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। इसलिए जब मैं इसको छोड़ूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे पार्टिकल नीचे आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी। या ऐसा समझो, इस पार्टिकल इस स्ट्रिंग के या मीडियम है उसको ऐसा कंसीडर करो, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हुए। क्यों? क्योंकि जो तुमने वर्क करा इसको अपनी पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने में, वापस वो वर्क पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में जाता है। पार्टिकल ऐसे ऐसे होने लगे। सर थोड़ी देर बाद जब ये रुक जाता है तो बाकी वो जो एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है? एक्चुअली में हम आइडियलिस्टिक कंडीशन डील कर रहे हैं कि रुक नहीं रही है, परमानेंट चल रही है। वैसे पर जब ये रुकती है तो ये एनर्जी जाती कहाँ है? एक तो स्ट्रिंग को ऐसे वाइब्रेट करके छोड़ के देखो, एक तो उसमें से बूम करके साउंड निकलती है, तो एक तो उस एनर्जी का कन्वर्जन साउंड में हुआ है। दूसरा, वो मीडियम के अंदर ऑसिलेट हो रही है, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं एयर के, वो उसको एयर रेजिस्टेंस भी दे रहे हैं, हीट में कन्वर्ट। तो धीरे 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 वो अपनी एनर्जी खो के रिफ्रेश कर जाती है। तो अब ये देखो कि हम इस स्ट्रिंग का एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। पहले तो इसमें टेंशन है T, समझ गए ना। तो अब तुम ये देखो पहले तो कि अगर एक स्ट्रिंग में टेंशन है T और तुम इसको इधर F अप्लाई कर रहे हो फोर्स, तो F T के इक्वल ही होती है। लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस कर लीजिए कि जब एक तरफ से स्ट्रिंग अटैच होती है किसी फिक्स सपोर्ट से तो उसमें टेंशन अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही होती है। अब तुम इसकी थोड़ी सी लेंथ एलोंगेट कर दो, कितना वर्क करेंगे? स्प्रिंग को जब हम एलोंगेट कर रहे थे वाई डिस्टेंस, पहले एक x एलोंगेशन ली थी, फिर फर्दर dx के लिए वर्क f dx, kx रख दिया था f को, फिर इंटीग्रेट कर दिया था 0 से y, तो हाफ kx कर, याद है क्या? तो अब यहाँ पे हमने इस लेंथ को ऐसे कर दिया। तो पहले तो ये समझो कि लेंथ में ऑल्टरेशन है या नहीं है? किसके अगेंस्ट? टेंशन इन द स्ट्रिंग के अगेंस्ट। तो जो वर्क हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है? टेंशन के अगेंस्ट। टेंशन के अगेंस्ट ही तो हो रहा है। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि भाई यहाँ पे एक सेक्शन है ए बी जिसकी लेंथ है DL। तो अब ये सेक्शन कुछ ऐसे हो गया, तो DL डैश। अब ये बताओ ये लेंथ पहले से ज्यादा है या नहीं? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पहली लेंथ अगर तुम देखो इस ट्रायंगल को थोड़ा मैग्नीफाई कर लो, DL डैश DX DY, तो पहली लेंथ तो ये सिर्फ ये है dx है DX। नहीं समझ आया? मतलब DL सर dx की जगह dl नहीं होना चाहिए। वो DL ही DX है, मतलब मेरा कहना अच्छा है। अच्छा। थोड़ी स्ट्रेचेबल थी ना। हाँ ठीक है भाई। तो अब तुम देखो DL डैश डाउट है इसमें?
इस स्ट्रिंग का जो सेगमेंट हमने कंसीडर करा उसमें इंक्रीमेंट कितना रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस डी एक्स। ठीक है। फिर अभी थोड़ी देर पहले इस इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ के लिए वर्क डन अप्लाइड फोर्स इनटू डी और अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल था टेंशन टेंशन। तो वर्क डन जो किसके इक्वल होगा स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू स्टोर पोटेंशियल एनर्जी डी इक्वल टू कितना टी डेल्टा डी डीएल डैश कुछ भी लिख दो डबल डैश लिख दो तो फिर डेल्टा को चेंज मान लो उस लेवल के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं टी डीएल डेल्टा डी यस सर डीएक्स स्क्वायर कुछ डिवाइस कर माइनस टी डीएक्स का मतलब 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इसका रूट हो जाएगा ना पूरे का। सही बात कह रहे हो। अब सही -1 का रूट होगा सर। माइनस का रूट नहीं है, ये तो बाहर है अलग से। ये तो यहीं पे जा जाएगा यस सर बस अब सही जी सर। ठीक है भाई यस सर। अब 1 से 1 कट जाएगा नहीं वो तो अंदर है। बायनोमियली एक्सपेंड कर लो है ना जब इसको बायनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू टी डी एक्स इंटू 1 प्लस 2 डी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर एन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एन है 1/2 तो 1 प्लस एन एक्स हो गया तो ये इसका स्क्वायर हो गया माइनस ये हो गया। अब चेक कर लो यस सर देख लो किसी को डाउट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं टी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स जो है y इक्वल टू इतना बड़ा बड़ा लिखवा रहे हो तुम बोर्ड भी छोटा रहने लग गया नहीं तो मैं से एक ही में कर देता सारे आर्टिकल को विजिबिलिटी चाहिए वीडियो बनाने के लिए वीडियो देखते हैं अब से देख पता नहीं कौन कौन सी वीडियो देखते y इक्वल टू a sin t माइनस kx dy by dx इक्वल टू माइनस a k cos सही तो है? यस सर। अब dy upon dx यही होगा तो इक्वल टू dy by dx a q cos टी माइनस के एक्स का होल ठीक लिखा गया यस सर। कहाँ लिखा है यहाँ तो तुम्हारा कैमरा नहीं काम करता कर रहा करेगा। हर जगह करेगा पूरे बोर्ड पे करेगा सर। पहले बता देते हैं पूरे बोर्ड पे जहाँ लिखना है लिख लो। डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है 1/2 टी dx into a square
cos square ओमेगा टी माइनस टी। ठीक लिखिए। तुम जरा इसे भी एक बार पॉज करो, जरा कलम में आना चीजें ठिकाना लो। जो पार्टिकल जो वेव पल्स ट्रेवल करती है v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू। टी बाई म्यू। तो यहाँ टेंशन को वेव पल्स की स्पीड की टर्म में रखा जाता है। तो डेल्टा यू इक्वल टू हाफ टी की जगह क्या रख सकते हैं? म्यू वी स्क्वायर डी एक्स ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। यस सर। ठीक। अब ये है मास पर यूनिट लेंथ, इनटू dx। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये। हाँ। तो जिस सेक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर उसका मास dm है और जिस स्ट्रिंग को हम यूज कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है s। a तो चूंकि यहाँ यूज हो गया एम्पलीट्यूड की टर्म में, तो क्रॉस सेक्शन के लिए एक नई टर्म यूज कर लेंगे s। तो तुम ये देखो कि dm इंटू s ये क्या है? एस क्या चीज है? एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रिंग। वॉल्यूम होगी। dm इंटू s डेंसिटी नहीं, डेंसिटी भी नहीं, डिवाइड। dm होता है मास टोटल। हाँ। तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब वॉल्यूम होगा एरिया इंटू। लेंथ। तो तुम अगर यहाँ पे देखो तो इसको जो मास पर यूनिट लेंथ है इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, उल्टा लिख दिया। एस एरिया है क्रॉस सेक्शन का। ये dm अपॉन s लिख अगर dm इंटू dm अपॉन s। अब सही न्यू मास पर यूनिट लेंथ तो होता है वो एरिया। ये तो एरिया है। सर जो dm होगा वो रो ए बी होगा ना। म्यू है ना भाई, म्यू क्या है? m अपॉन एल। dx है ना। सर m तो पूरे का होगा ना, पूरे का मास होगा m तो पूरी। हमने dm लिया ना, छोटा सेक्शन को लिया, तो इस म्यू की जगह हम dm by dx भी तो लिख सकते हैं। मास की जगह वॉल्यूम और s कर दो। मास की जगह हम लिख सकते हैं Area into डेंसिटी, एरिया इनटू लेंथ कर दो। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। रो इनटू v। dm को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। dv। वॉल्यूम। ऐसे। अब वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम dx इनटू s अपॉन डी। अपॉन dx। dx। dx है dx। तो dm को हम रो इनटू s भी तो लिख सकते हैं। हाँ। वो गलती से dm इनटू s किया जा रहा है। तो डेल्टा u इक्वल टू हाफ रो इनटू v स्क्वायर ए स्क्वायर dx a स्क्वायर cos स्क्वायर kx माइनस dm by dx हो गया ना। dm by म्यू मास पर यूनिट। ये तो कट गया ना इससे। अरे वो dm तो equal to- रो इनटू s रख दिया, बस रो सर ये dx तो पहले से k स्क्वायर हाँ मैं k स्क्वायर को रख दूंगा। क्या फर्क पड़ रहा है? k स्क्वायर रख दूंगा, लो रख दूं k स्क्वायर। फिर dx। अच्छा dx ये ना, ये वाला dx है। सिर्फ म्यू को ये वाली टर्म रखी हमने भाई। ये आपने dm सर ये लिखा है, dm नहीं इस वजह म्यू से है। कह रही हाँ। हूँ।